अगर कुछ नहीं आता तो आप एटलीस्ट इस 5वीं या 6वीं आप बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की, सारा पेपर यहीं से बन रहा होता है। कभी कभी तो वो तकरीबन 20 एमसीक्यूज यहीं से डाल देता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत ऑफिस से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि नस का NET-1 स्टार्ट हो गया फॉर द बैच ऑफ 2024 टू 2028 स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली ये जो सा टेस्ट है ये बेसिकली नस क्यों अरेंज करवाता है। पहले तो बैक एंड में ये चीज़ समझे ना कि यार दुनिया अभी पार्ट 2 की प्रिपरेशन कर रही है, लो ये नस यूनिवर्सिटी ने उठा के NET-1 अरेंज करवा दिया है ना, बच्चों ने भी पार्ट 2 की बुक्स कंप्लीट भी नहीं की तो NET-1 अरेंज हो गया। अब बेसिकली ये कंसेप्ट समझे कि ये NET-1 क्यों अरेंज करवाया गया, ये NET-1 अरेंज करवाने के बैक एंड पे क्या इंफॉर्मेशन है, उसके पीछे क्या है, कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से तो वो अरेंज करवा रहे हैं ना ये टेस्ट। बेसिकली अगर आप मैं आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आपकी इंशाल्लाह वो फ्यूचर वे में आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी। आपका एडमिशन NET-1 में हो सकता है और इसके चांसेस एज कम्पेयर टू NET-2 और NET-3 वो ज़्यादा है कि आपका NET-1 में एडमिशन हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि NET-1 में बच्चे जो जाते हैं वो शौकिया जाते हैं, भाई नस यूनिवर्सिटी देखने जा रहे हैं, नस यूनिवर्सिटी देख के आएंगे कैसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस उन्होंने आई थिंक तो 3500 है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी वो दी है, लो जी भाई नस यूनिवर्सिटी देख के आते हैं, बस उठे हैं सुबह बस आए हैं टेस्ट वगैरह दे दिया है। कुछ तो ऐसे होते हैं बस अक्कर बक्कर बम्बे शो करके टेस्ट करके चले जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि बस भाई देखने आए, पहली पहली अटैम्प्ट देखते हैं कि पेपर होता किस तरह का। अब जो ये वाला फैक्टर है और जो दूसरा फैक्टर है दोनों में चेंजिंग है। अब ये दोनों फैक्टर को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रायोरिटाइज करके आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है नस में बाय टेकिंग NET-1 टेस्ट। अब पहले तो बात करें कि आपका एडमिशन कैसे हो सकता है NET-1 में ही। अगर NET-1 में नहीं हुआ तो ये अगर NET-1 दे के आप NET-2 के लिए किस तरह तैयार हो सकते हैं, ये चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो NET-1 है ये बिल्कुल इजी तरीन टेस्ट होता है NET-2 से और NET-3 से। अब नस वालों को भी पता है कि बच्चों ने अभी पार्ट 2 कंप्लीट नहीं की, उन्हें ये पता है कि बच्चों ने भी सिर्फ पार्ट 1 ही किया, और बच्चों को उन्हें ये भी पता है कि यार आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह पढ़ाता है, किस तरह वो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता है या किस तरह वो एंटी टेस्ट को लेके चलता है। उसी लिहाज से वो अपना टेस्ट भी ना ईजी बनाते हैं। अब बेसिकली आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स को फॉलो करें, कौन कौन सी बुक की लाइंस को फॉलो करें जिसकी वजह से मैक्सिमम MCQs आपके NET-1 में आ जाएं और वो आप सॉल्व करें, वो आपका एडमिशन वो कंफर्म हो जाए। पहली बात तो ये है कि अभी आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आपको पता है कि आपने किसी जगह पे जाना है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब तक आपने पार्ट 1 की किताबों को 2 से 3 दफ़ा कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे पार्ट 1 के पेपर होते हैं उसके बाद 10 आई थिंक सो 2 हफ्तों का गैप्स आता है, तो बच्चे वही पार्ट 1 की किताबें दोबारा, अच्छे बच्चे दोबारा से किताबें पढ़ते हैं, फिर अब वो उसे एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, किप्स की बुक खरीद लेते हैं, स्टक की बुक खरीद लेते हैं या स्टार अकेडमी की बुक्स खरीद लेते हैं, या हमारे पास वो एनरोल हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पास पहले ही से बच्चे बहुत ज़्यादा एनरोल है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं। अब बेसिकली इसमें ये होता है कि आप बच्चे स्टार्ट कर देते हैं अपना पार्ट वन को एक एंड इची विची हर चीज़ समझते हैं, एक कंसेप्चुअली समझते हैं। उसमें आपके पास बेसिकली दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक वो मैथ को फॉलो ज़्यादा करते हैं, एक फिजिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस वो एंड वाले दिनों में हो जाती है और इंग्लिश तो आसान ही होती है। जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है वो इसको नहीं देखते क्योंकि 30 MCQs होते हैं, अगर तुक्के भी लगाओ तो 20 से 15 MCQs आपके ठीक हो जाते हैं, तो वो इतना ओवरऑल रिजल्ट में ना इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता। अब जो बात कर ली जाए, ये मैंने आपके कुछ सेक्शन लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा पेपर आ सकता है। पहले तो मैथ की बात कर लें।
मैथ में बेसिकली ये सीन है कि आपका पार्ट वन के पोर्शन से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ज़्यादा एमसीक्यू कितने आ सकते हैं? अगर 80 एमसीक्यूज हैं तो उस 80 एमसीक्यूज में से अराउंड 45 टू 50 एमसीक्यूज, 45 से 50 एमसीक्यूज आपके पार्ट वन से आएंगे। जो बाकी 30 एमसीक्यूज होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, आप इंशाल्लाह पेपर जाके देखिए और वहीं से ही वही एमसीक्यूज आएंगे जो 30 एमसीक्यूज होंगे। 35 से 30 एमसीक्यूज मैथ के वो कहाँ से आएंगे? पहला जब आपके पार्ट वन की बात करें मैथ की, तो आपको वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपको वो अच्छे तरीके से आता होगा, इंशाल्लाह आप मैथ में अच्छा स्कोर गेन कर लोगे। पहले तो आपके पास नंबर सिस्टम, सेट्स, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्टीशन, पार्शियल फ्रैक्शन, सीक्वेंस, हाँ सही है। अब जो मैट्रिक्स वाले और डिटर्मिनेंट वाले हैं, अब इसमें ये होता है कि इतने बड़े बड़े डिटर्मिनेंट दिए होते हैं, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो हमारे पास हमारी पीडीएफ फाइल बनी हुई है जिसमें बताया होता है कि यार ये अगर 6x6 का मैट्रिक्स आ जाए तो उसका एक वे में डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, वन वे में, बहुत सारी उसकी ट्रिक्स होती हैं। अब ये आपके पास तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला होता है, यहाँ से पेपर आता है मैक्सिमम। नंबर सिस्टम से कुछ नहीं आ रहा होता, सेट्स एंड फंक्शन से भी ऐसा इतना नहीं आ रहा होता, मतलब ओवरलैपिंग सेट देख लेते हैं यार ये ओवरलैपिंग सेट है, ये इसका सबसेट है तो दिस सेट एंड दैट सेट, मतलब इस तरह के एमसीक्यूज आए होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई, मतलब दो इक्वेशन होती है उसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करवाते हैं, उसमें से भी आ जाते हैं। अगर बात करें कि सीक्वेंस वाइज की किस तरह आपके पास एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, नंबर सिस्टम से माइट भी पॉसिबल 3 से 4 एमसीक्यूज आ जाएंगे, नंबर सेट्स एंड फंक्शन में से 5 को एमसीक्यूज आ जाएंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अराउंड आपके पास इसमें से 7 को एमसीक्यूज आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से भी 5-6 आ जाते हैं, और ये जो पांचवा चैप्टर इसमें से कुछ नहीं आता। अब बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। सारा पेपर यहीं से बन रहा होता है, कभी कभी तो वो तकरीबन 20 एमसीक्यूज यहीं से डाल देता है, लेकिन 20 नहीं एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे, 10 से 15 एमसीक्यूज आपकी ये सीक्वेंस और सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, ये हार्मोनिक मीन, जहाँ से चीज़ें आपके पास बन रही होती है, अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सीरीज दे जाती है, वहाँ से चीज़ें आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये वाला चैप्टर मैं यहाँ पे बात करूँ ना ओवरऑल में, तो आपके पास वो तो चलो मैंने रफ बता दी कि यहाँ से इतने एमसीक्यूज आ सकते हैं। 25 एमसीक्यूज आपके ये 3 चैप्टरों से बनते हैं, सीक्वेंस वाले, परम्यूटेशन वाले, और आपके पास ये आ जाता है जो ट्रिगोमेट्री वाले। 25 से 30 एमसीक्यूज अगर आप ये इन 3 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लो, आपके पास 30 एमसीक्यूज आपके हो जाते हैं अच्छे तरीके से, आपकी 30 एमसीक्यूज हो जाते हैं। बाकी आप ऊपर वाले कुछ चैप्टर्स को देख लो अच्छे तरीके से, तो अराउंड 45 टू 45, 40 टू 45 आपके एमसीक्यूज यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, और ये एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल ईजी एमसीक्यूज होते हैं। अब आपने पार्ट 2 में है तो अभी आपने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने वो चीज़ें पढ़ ली होंगी जो उन्हें पता होगा कि नस के पेपर में आती हैं। अब नस के पेपर में जो पार्ट 2 का पोर्शन होता है वो कंप्लीट नहीं पढ़ा, उन्हें भी पता है कि आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा, लेकिन वो फिर भी देखते हैं वो एमसीक्यू। फंक्शंस एंड लिमिट्स वाले में से आते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में से एज सच इतना कुछ नहीं आता, बच्चे पागलों की तरह लगे तो भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या कुछ आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कुछ भी नहीं आता, कभी कभी तो कोई एमसीक्यूज भी नहीं आ रहा होता वहाँ से, पर इजी एमसीक्यूज होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होते। अगर आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आसान अच्छी की हुई है तो इंटीग्रेशन में कोई इतना मसला नहीं होता। मैं वो इसमें आपको मैं ये भी नहीं देता कि आप ये अच्छे तरीके से चैप्टर करें। फंक्शन एंड लिमिट्स वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री वाला, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, बहुत से मतलब बहुत ही अच्छा आना चाहिए, मतलब टेंजेंट, स्लोप वगैरह सारे कंसेप्ट, स्लोप ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, टू पॉइंट स्लोप इंटरसेक्ट, ये वाले फार्मूले, इनकी लाइंस ऑफ इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ये पूछी भी जाती है। उसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटी कुछ एमसीक्यू, मैं कहता हूँ एनईटी 2 में भी कुछ भी नहीं आता इसमें से, ये चैप्टर आप छोड़ ही दें, इसमें कुछ भी नहीं आता। अब बात करते हैं कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन से। जिस तरह ऊपर वाले 3 चैप्टर पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह फंक्शन और एनालिटिक ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन, ये 3 चैप्टर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे बच्चे यहाँ से, अभी आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप एटलीस्ट इस 5वीं या छठे चैप्टर है मेरे ख्याल से, छठे चैप्टर की ये चीज़ें ज़रूर करके जाना। इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इसके अलावा आप देख लेना एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या वगैरह क्या होती हैं, पैराबोला, हाइपरबोला की इक्वेशंस आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। वो कभी कभी तो भाई इक्वेशन उठा के पूछ देता भाई ये जनरल इक्वेशन किसकी है, आइदर एलिप्स की है, हाइपरबोला की है, पैराबोला की है,
या सिंपल सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये यहाँ अगर पॉइंट होगा तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको कॉनिक सेक्शन से आनी चाहिए। इसी तरह वेक्टर्स की बात कर लें तो वेक्टर में से भी आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है वो आपके फिजिक्स वाले जो आपने पार्ट 1 में फिजिक्स पढ़ी है उसके ऊपर को रिलेट कर रहा होता है, तो आप वहाँ से चीज़ें यहाँ फाइंड आउट कर लेते हो, लेकिन एक दफ़ा बहुत को आपने ज़रूर करके जाना है। अब ये मैंने आपको बता दी आपकी मैथ से रिलेटेड। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करो या इन स्टेप्स को फॉलो करो तो इंशाल्लाह माइंड पीपल्स का 65 टू 70 एमसीक्यूज क्रैक कर सकते हो अपने एनईटी 1 में ही। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। अब फिजिक्स के में ये होता है कि पार्ट 2 आपने कंप्लीट बुक नहीं कंप्लीट की होती, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, वो एटलीस्ट पार्ट 2 की बुक कंप्लीट रीड आउट करके जाते हैं 3 से 2 दफ़ा। तो आपने भी पेपर से पहले एटलीस्ट जो चैप्टर अभी कॉलेज में नहीं पढ़ाए वो आपने पढ़ के जाने हैं, ठीक है। जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उन्हें अच्छे तरीके से आपने ना देख लेना। अगर आपके पास एमसीक्यूज की कोई बुक नहीं है तो स्कॉलर सीरीज वाली लगवाते हैं अक्सर कॉलेजेस वाले, या किप्स की किताब होती है, या डोगर साइंस की कोई बुक्स होती हैं, वहाँ से आपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसकी आपको थ्योरी समझ हो, थ्योरी से रिलेटेड फार्मूला आपको आता हो, तो आप इजीली आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पार्ट 1 की बात करें तो अगर 60 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो तकरीबन 35 से 40 एमसीक्यूज आपके पार्ट 1 से ही होंगे। 20 टू 25 एमसीक्यूज होंगे, वो आपने जो चैप्टर्स पढ़े होंगे वहाँ से आप कर लेना, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आगे बात इंटेलिजेंस इजी सीन है, वो आप ऑनलाइन यूट्यूब से कोई भी देख लें कि किस तरह एमसीक्यूज आते हैं, वो वाले आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लें। 10 को एमसीक्यूज होते हैं वो इजी से इजीली हो जाते हैं। मैथ का भी उसका नाम क्या है, केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपको कहता हूँ कि आप पढ़ के ही ना जाएं, जो आप दो चीज़ों को फॉलो करें, फिजिक्स को फॉलो करें और मैथ को फॉलो करें। ये दो चीज़ें आप अच्छी तरीके से करके जाएं। केमिस्ट्री तुक्के पे छोड़ दी। आपकी जो मैथ है, मैथ को भी मैथ कह रहा हूँ, इंग्लिश है, इंग्लिश आप कंसेप्चुअली देख लें कि सिनोनिम एंटोनिम, ये आपकी मतलब बैक एंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आपकी कितनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटेलिजेंस वाला पोर्शन थोड़ा बहुत देख लें, पास पेपर्स कुछ हमारे पास भी हैं, अगर वो असेस करने हों तो वो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उनसे उन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये ओवरव्यू है कि आपका पेपर इजी होगा एनईटी 1 एज कम्पेयर टू एनईटी 2 और एनईटी 3। बच्चे इसे बहुत इजी लेते हैं कि भाई जाके देख के आते हैं सिस्टम क्या है। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है अगर आपका खुदा ना खासा अच्छा पेपर नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए भी आपको ये चाहिए एटलीस्ट जो पेपर बस वैसे ही देने चाह रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करके देख के जाएं, क्योंकि आपकी पहली पहली अटैम्प्ट होती है। आपको कंप्यूटर पे पेपर दिया जाता है, कंप्यूटर पे आपने सॉल्व करना होता है, तो आपके लिए आसान नहीं होता कि चीज़ें किस तरह आगे प्रोसीड करें। आगे आपने मतलब एफएससी की बात करें, मैट्रिक की बात करें, वो एक बबल शीट आती है, उसमें एमसीक्यूज फिलअप करने होते हैं। इसमें ये नहीं होता, इसमें रिव्यू चैट बॉक्स होती है, अनचेक्ड होते हैं, अन अटेम्प्ट होते हैं। इस तरह नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके पास ऊपर ही शो कर रहे होते हैं कि भाई कितने कर लिए, कितने छोड़ दिए, कितने रह गए, कितना टाइम आगे, सारा टाइम सब सिस्टम चल रहा होता है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो एटलीस्ट इन चीज़ों को वहाँ जाके देखे तो सही यार, जब एनईटी 2 देने आना, 3 दे के आना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ब्लंडर करते हैं और आप भी करोगे। आपने वो ब्लेंडर करके वो अगले टेस्ट सीरीज में वो ब्लेंडर नहीं करने, और इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज में वो वीडियोस भी बनाऊंगा कि जो जो ब्लेंडर बच्चे करते हैं वो आप अपनी एनईटी 1 में ही ना करो। बाय द वे आपको इस चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा कि आपने एनईटी 1 एनईटी 2 या 3 को किस तरह सॉल्व करना है, पेपर पैटर्न किस तरह, टाइम को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है कि विद इन मिनिमम टाइम आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो, वो एमसीक्यू सॉल्व करें जिससे आपका एडमिशन सिक्योर हो सके।